गुड इवनिंग दोस्तों मैं पुष्पेंद्र शुक्ला, आपका हिंदी गुरु तक्षशिला आईएएस कोचिंग अयोध्या से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको सबको पता है, पुलिस की परीक्षा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बहुत ही कम समय दिया गया है कराने हेतु। इस कम समय में आपकी तैयारी बेहतर बनाने के लिए एक दिन में एक टॉपिक को पूरा करने के लिए हम आपके साथ जुड़ रहे हैं और आप भी हमसे जुड़िए, तक्षशिला आईएएस से जुड़िए और वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। इसमें आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं जो कि है वर्णमाला, जहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन प्रायः बनता रहा है। तो आइए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं बिना देरी के। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि वर्ण क्या है। सबसे पहले हमें ये जानना है कि वर्ण क्या है। तो वर्ण क्या है? किसी भी भाषा की सबसे छोटी सार्थक ध्वनि, किसी भी भाषा की सबसे छोटी सार्थक ध्वनि जिसका अंतिम विभाजन कर दिया गया है, वर्ण कहलाती है। किसी भी भाषा की सबसे छोटी सार्थक ध्वनि जिसका अंतिम विभाजन कर दिया गया है, क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। और इन्हीं वर्णों का सुव्यवस्थित संकलन क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का सुव्यवस्थित संकलन, जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो कभी कभी सुव्यवस्थित नहीं दिए रहते हैं, खाली संकलन दिए रहते हैं, तो वो आंसर आपको नहीं लगाना है। आपको लगाना है कि वर्णों का सुव्यवस्थित क्रमबद्ध संकलन ही क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। और एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक ध्वनि, तो अगर सार्थक ध्वनि लिखित रूप है तो वो वर्ण है और मौखिक रूप है तो उसको क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन यहाँ से आपके बन सकते हैं कि किसी भाषा की सबसे छोटी सार्थक लिखित ध्वनि क्या है? वर्ण है, और मौखिक रूप क्या है? उसका ध्वनि कहलाता है। ठीक है, और इन्हीं ध्वनियों का लिखित संकलन ही क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। आइए, अब ये वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। वर्ण के कितने भेद हैं? 2, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। ठीक है, अब स्वर की संख्या कितनी होती है? 11। व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33। लेकिन हमारे पास कुल वर्ण कितने होते हैं? 52 होते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि कैसे 52 वर्ण होते हैं और कैसे 33 और 11 44 वर्ण होते हैं। तो देखिए, अगर हम लेखन की बात करें, लेखन के आधार पर बात करते हैं, तो हमारे पास कितने वर्ण होते हैं? लेखन के आधार पर हमारे पास 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, वर्षा नहीं है, ये वर्ण है, वर्षा नहीं है, वर्ण। ठीक है, लेखन के आधार पर हमारे पास 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, जिसमें 13 स्वर होते हैं और 39 व्यंजन होते हैं। जबकि मूल वर्ण या उच्चारण के आधार पर हमारे पास 44 वर्ण हैं, जिसमें 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। कैसे होते हैं, आइए इसकी हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए, हमारे पास स्वर वर्ण जो होते हैं वो कितने होते हैं? 11। ठीक है, ये मूल वर्ण होते हैं। आ ई उ री ए ओ औ, ये हमारे 11 वर्ण हैं। क्या है? जो कि स्वर वर्ण माने जाते हैं 11। इसमें 2 वर्ण अगर और जुड़ जाते हैं, वो कौन होते हैं? अयोग वाह। कौन जुड़ होते हैं? अयोग वाह। कौन से वर्ण होते हैं वो? अन और आह। अन आह अगर जुड़ जाता है तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 13। तो जो यहाँ पे लिखा है कि कुल वर्ण कितने हैं? 13। अब 39 का क्या है? तो देखिए, हमारे पास व्यंजन 3 होते हैं। पहला क्या होता है? स्पर्श व्यंजन। क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है? का से मा तक, का से मा तक इनकी संख्या होती है 25। दूसरा आता है अंतस्थ व्यंजन। क्या आता है? अंतस्थ व्यंजन, यारा लावा। इनकी संख्या होती है कितना? 4 वर्ण। तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन। तीसरे होते हैं ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या होती है 4 वर्ण। सा सा साहा, 4 वर्ण। इनकी संख्या हो गई कितनी? 33 वर्ण। ठीक है, स्पर्श व्यंजन का से मा तक कितने वर्ण हो गए? 25। अंतस्थ व्यंजन यारा लावा 4 वर्ण, और 4 हमारे आ गए कौन से? ऊष्म वर्ण। तो टोटल इनकी संख्या हो गई 33। यही 33 हमारे मूल व्यंजन वर्ण होते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा है कि 33 हमारे मूल व्यंजन वर्ण हैं और 11 हमारे क्या है? मूल
स्वर हैं। जब हम लेखन की बात करते हैं, तो यहीं पे एक मिनट देखिए, जब हम लेखन की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ वर्ड और बढ़ जाते हैं। देखिए, अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, ये हमारे क्या हैं, मूल स्वर वर्ड हैं। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है, 11। 2 अयोग वह आए, इनकी संख्या कितनी हो गई, 2। ये 11 और 2 कितने हो गए, 13। कितने वर्ड हो गए, 13 वर्ड हो गए। ठीक है, और व्यंजन की बात करें तो पहला आया स्पर्श व्यंजन, इनकी संख्या क्या है, 25। कहां से, का से मा तक। का से मा तक क्या होता है, स्पर्श व्यंजन होता है। इनकी संख्या कितनी है, 25 है। फिर आया अंतस व्यंजन, इनकी संख्या कितना है, 4 है। कौन होते हैं, यारा लावा, जो कि अभी पीछे लिखे थे। ये कितने वर्ड हो गए, 4 वर्ड हो गए। तीसरा आते हैं ऊष्म व्यंजन, टाइप नहीं है, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ऊष्म व्यंजन, इनकी संख्या कितनी होती है, 4। कौन है, सासा साहा, तो ये भी हमारे 4 वर्ड हो गए। अब इनकी संख्या कितनी हो गई, 33। ये हमारे मूल व्यंजन वर्ड हैं। क्या हैं, मूल व्यंजन वर्ड। मूल व्यंजन वर्ड कितने हैं, 33। तो अभी आपको पीछे बताया गया था 11 स्वर और 33 व्यंजन। हमारे पास मूल वर्ड कितने हो गए, 44। अब इसी में एक जुड़ जाता है, कौन सा, संयुक्त व्यंजन। कौन जुड़ता है, संयुक्त व्यंजन वर्ड। अब संयुक्त व्यंजन कौन कितने हैं, 4 वर्ड हैं, छ तृंग ज्ञा और स्रा। तो 4 वर्ड ये जुड़ गया, और एक और जुड़ जाता है उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन, अब उच्छिप्त व्यंजन जुड़ गया, रा और रा, 2 वर्ड जुड़ गया, तो ये कितने हो गए, 39। अगर हम कुल की बात करें तो यहाँ पे कितना आया, 39 वर्ड, और यहाँ पे कितना आया, 13 वर्ड, और 13 और 39 को जोड़ दिए तो हमारे पास कितने हो गए, 52 वर्ड। 13 और 39 को जोड़ दिया तो हमारे पास कितने हो गए, 52 वर्ड। तो शायद ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार इसका रिवीजन कर लीजिए कि अगर हम बात करें कि हमारे पास जो स्वर हैं और व्यंजन हैं, तो कैसे 11 है, कैसे 44। आइए फिर से एक बार देखते हैं। हमारे पास स्वर कितने हैं, 11 वर्ड। स्वर वर्ड कितने हैं, 11, और व्यंजन वर्ड कितने हैं, 33। व्यंजन वर्ड कितने हैं, 33। 11 स्वर वर्ड हैं और व्यंजन कितने हैं, 33। तो कितने वर्ड हो गए, 44। तो 52 कैसे हुए, आइए इसको समझते हैं। जब इस 11 वर्ड में 2 क्या जोड़ दिए, अयोगवाह, इनकी संख्या कितना हो गई, 13। और यहाँ पर पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन। तीसरा कौन सा है, ऊष्म व्यंजन, सासा साहा। तो 25 स्पर्श, 4 अंतस, 4 ऊष्म व्यंजन, तो इनकी संख्या कितना हो गई, 33 वर्ड। लेकिन इसमें अगर हम कुछ वर्ड और हैं जो जोड़ देते हैं, वो कौन से हैं, देखिए कलर चेंज कर लेते हैं। वो कौन है, संयुक्त व्यंजन। कौन है, संयुक्त व्यंजन वर्ड। संयुक्त व्यंजन वर्ड, छत्रिंग ज्ञासरा। अगर 4 वर्ड ये जोड़ देते हैं और 2 वर्ड ये जोड़ देते हैं, इसको कहते हैं उच्छिप्त व्यंजन। क्या कहते हैं, उच्छिप्त व्यंजन। 2 वर्ड ये जुड़ गए, तो अब इनकी संख्या कितना हो गई, 39। तो अगर हम यहां से 11 2 13 वर्ड लेते हैं और यहां से कितना लेते हैं, 39, तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 52। और यही आपको पीछे लिखाया गया है कि उच्चारण के आधार पर हमारे पास कितने वर्ड हैं, उच्चारण के आधार पर मूल वर्ड कितने हैं, 11 स्वर और 33 व्यंजन। 33 व्यंजन अर्थात 44 वर्ड हैं। ठीक है, लेकिन जब लेखन की बात करते हैं तो लेखन के आधार पर हमारे पास 11 स्वर होते हैं, 2 अयोगवाह होते हैं और 39 व्यंजन होते हैं। 39 व्यंजन, तो कुल कितने वर्ड हो जाते हैं, 52 वर्ड हो जाते हैं। कितने वर्ड हो जाते हैं, 52। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट सबका क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पे 52 आएगा, कहाँ पे 44 आएगा। एग्जाम में 2 तरीके से क्वेश्चन आएंगे कि हमारे पास स्वर वर्ड क्या है, तो आप क्या बताओगे, 11। व्यंजन वर्ड कितने हैं, क्या बताओगे, 33।
लेकिन जब कहेगा कुल वर्ण कितने हैं तो क्या याद बताओगे? 52। याद रखना हम अंग्रेजियों के डबल हैं। अंग्रेजी में कितने वर्ण होते हैं? 26 वर्ण होते हैं, और 26 का जब हम 2 गुना करते हैं तो क्या हो जाता है? 52 वर्ण। तो हिंदी में क्या है? अंग्रेजी का डबल होता है, 52 वर्ण होता है। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब इन 52 वर्णों को, इन 44 वर्णों को कैसे वर्गीकृत किया गया है, आइए एक एक का डिटेल हम लोग पढ़ते हैं। देखिए अगली स्लाइड पे, तो देखिए अब हम पहले, हमारे पास 2 प्रकार के वर्ण थे, एक स्वर था, दूसरा व्यंजन। तो इन दोनों को अलग अलग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर, फिर पढ़ेंगे व्यंजन। तो देखिए हेडिंग है स्वर ध्वनियों का वर्गीकरण। स्वर ध्वनियों, चाहे स्वर ध्वनियों कहो चाहे स्वर वर्ण कहो, क्योंकि वर्ण बराबर ध्वनि पहले ही आपको बताई गई है। लिखित रूप क्या है? वर्ण है। मौखिक रूप क्या है? ध्वनि है। चलो कितने होते हैं? 11। अ आ इ ई उ री ए ऐ ओ औ। इन वर्णों को, इन्हीं 11 वर्णों को कितने भागों में बांटे हैं? 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला कौन आया? मात्रा काल के आधार पर, दूसरा उच्चारण के आधार पर, तीसरा जिह्वा के उत्थित भाग के आधार पर, चौथा ओष्ठों की गोलाई के आधार पर, और पांचवा मुखाकृत के आधार पर। जो 11 वर्ण हैं स्वर, इन्हीं 11 वर्णों को हम 5 भागों में बांट दिए। हम क्या, कामता प्रसाद गुरु जी, हमारे जो व्याकरण के लेखक हैं, जिन्होंने व्याकरण लिखा है, जिनका हम लोग मानते हैं, स्वीकार करते हैं, ठीक है, वो कौन है? पंडित कामता प्रसाद गुरु जी, जिनके द्वारा ये सब बनाया गया है। देखिए तो स्वर ध्वनियों को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया। सबसे पहले मात्रा काल के आधार पर, फिर उच्चारण के आधार पर, फिर जीवा के उत्थित भाग के आधार पर, ओष्ठों की गोलाई के आधार पर, और मुखाकृत के आधार पर। अब एक एक का डिटेल हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहला कौन है? मात्रा काल के आधार पर। तो देखिए मात्रा काल के आधार पर, मात्रा माने क्या होता है? मात्रा माने होता है समय। मात्रा माने क्या होता है? समय। किसी भी वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। परिभाषा सुनिए, किसी भी वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? मात्रा। हम यहाँ पर इस मात्रा की बात नहीं कर रहे हैं कि ये छोटा है तो कोई मात्रा नहीं है, और बड़ा है तो ऐसे मात्रा लगी है, छोटी है तो इधर से मात्रा लगी है, और बड़ी है तो इधर से। इस मात्रा की बात नहीं हो रही है, ये मात्रा की बात हो रही है छंद की। तो मात्रा माने क्या हुआ? समय। किसी भी वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। किसी भी वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। और इस आधार पर वर्ण को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ, और तीसरा प्लुत स्वर। ठीक है, देखिए 3 भागों में बांटा गया मात्रा काल के आधार पर। पहला क्या है? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व माने छोटा। याद करो, ह्रस्व माने छोटा। तो ह्रस्व माने छोटा, यानी कि जहां पे छोटा आए वो कौन है? ह्रस्व स्वर है। इसको हम मूल स्वर भी कहते हैं और आधार स्वर भी कहते हैं, और इसी को क्या कहते हैं? एक मात्रिक स्वर कहते हैं। इसी को एक मात्रिक स्वर कहते हैं। परिभाषा क्या है इसकी? जिन वर्णों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, क्योंकि मात्रा माने क्या हुआ? समय, तो ये समय के आधार पर है ना। तो जिन वर्णों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है वो क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, या एक मात्रिक स्वर कहलाते हैं। किसमें सबसे कम समय लगता है? या छोटा कौन है? ह्रस्व माने छोटा, तो छोटा कौन है भैया? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और छोटी री। ये 4 वर्ण हैं हमारे, क्या हैं? ह्रस्व स्वर हैं। ये 4 वर्ण क्या हैं? ह्रस्व स्वर हैं। क्लियर हुआ? अब दूसरा आया क्या? दीर्घ स्वर। दीर्घ माने क्या हुआ? बड़ा। नाम से ही पता, दीर्घ माने बड़ा। इसको हम संयुक्त स्वर भी कह सकते हैं, जबकि संयुक्त स्वर 4 ही होते हैं, ए ऐ और ओ औ। ये 4 हमारे संयुक्त स्वर हैं, लेकिन हम इसको, ये सभी 2 वर्णों से बने होते हैं, इसलिए इसको संयुक्त स्वर कह सकते हैं। इसको हम द्विमात्रिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विमात्रिक स्वर। ठीक है, ये एक मात्रिक है और ये द्विमात्रिक। परिभाषा सुनिए, जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व का 2 गुना समय लगता है वो क्या कहलाता है? द्विमात्रिक स्वर कहलाता है। अगर 1 गुना समय लगा तो एक मात्रिक है, 2 गुना समय लगा तो द्विमात्रिक। या बड़ा, तो बड़ा कौन कौन होता है आपको पता है?
बड़ा आ होता है, बड़ी ई होती है, ठीक है, बड़ा ऊ होता है, अय होता है, ए होता है और अय होता है, ठीक है, ए ओ औ। तो ये हमारे क्या हो गए, जो 7 वर्ण हैं ये क्या हैं, 7 वर्ण क्या है हमारे, दीर्घ हो गए। कुल 11 वर्ण हैं, 4 ह्रस्व और 7 दीर्घ। अब प्लुत के लिए कुछ बचा नहीं बचा। तो वर्णमाला में कोई वर्ण ऐसा नहीं है जो प्लुत है, लेकिन जब हम जहाँ पे संवाद की बात करते हैं, नाटक काव्य की बात करते हैं, वहां पे एक अलग से स्वर आता है, वो कौन है, प्लुत स्वर है, जबकि वर्णमाला में इसका प्रयोग नहीं है, ठीक है। इसका प्रयोग केवल बोलने में किया जाता है, या कोई वैदिक संस्कृत किताब है वहां पे ये शब्द आपको देखने के लिए मिलेगा। इसकी परिभाषा क्या है, ये त्रिमात्रिक है। तो इसकी परिभाषा फिर सुनिए, अगर किसी वर्ण को पढ़ने में सबसे कम समय लगता है तो क्या है, ह्रस्व है। उसका 2 गुना लगा तो क्या है, दीर्घ है। और उसका 3 गुना समय लगा तो क्या है, त्रिमात्रिक स्वर है, अर्थात प्लुत स्वर है। प्लुत स्वर माने क्या हुआ, त्रिमात्रिक। एक मात्रिक माने ह्रस्व, द्विमात्रिक माने दीर्घ और त्रिमात्रिक माने प्लुत। इसका उच्चारण देखो यहाँ पे आता है ऐसे, ओम। इसका आकार कैसे होता है, हिंदी के 3 की तरह। त्रिमात्रिक है ना, इसका आकार कैसे होता है, हिंदी की गिनती होती है 3, पहले लिखी जाती थी, उसी 3 की तरह इसका उच्चारण किया जाता है, ठीक है। एक मात्रिक ह्रस्व स्वर, द्विमात्रिक दीर्घ स्वर और त्रिमात्रिक प्लुत स्वर। सबके समझ में आ गया। इसका उच्चारण कैसे करोगे, ऐसे नहीं, कैसे बोलोगे, ओ। तो जब इतना समय लेके आपको बोलना है तो कौन सा स्वर प्रयोग करेंगे, प्लुत स्वर का प्रयोग करेंगे, यानी कि सबसे ज्यादा समय जहां पे खर्च होगा वो क्या होगा, प्लुत स्वर होगा। तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आइए फिर से देखिए, रिवीजन करते हैं। मात्रा, मात्रा माने क्या हुआ, समय। मात्रा माने समय। जिन वर्णों के समय में, ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में सबसे कम समय लगा वो क्या है, ह्रस्व स्वर। छोटा, छोटी, छोटा ऊ, री। जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व का 2 गुना समय लगा वो क्या है, दीर्घ स्वर हैं, ठीक है, द्विमात्रिक हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए और ओ औ। और जिन वर्णों के उच्चारण में 3 गुना समय लगा वो क्या है, वो हमारे त्रिमात्रिक स्वर हैं या प्लुत स्वर कहलाते हैं, ठीक है। तो एक भाग हमारा क्लियर हुआ। आइए दूसरे पर चलते हैं। इसके बाद आया क्या, देखिए इसी का डिटेल ये दिया गया है जो आपको पढ़ाया गया, अभी बताया गया। लिखा हुआ है कि जिस वर्ण के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है वो क्या है, वो क्या है, ह्रस्व स्वर है। एक मात्रिक है, छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री। दीर्घ क्या है, जिस वर्ण के उच्चारण में ह्रस्व का 2 गुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ए और औ। तीसरा आया प्लुत स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व का 3 गुना समय लगता है, ह्रस्व का 3 गुना समय लगता है उसे क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। इसका आकार हिंदी के 3 की तरह होता है, हिंदी का 3 ऐसे बनता है भैया, ठीक है, जैसे कि ओम अभी आपको बताए थे, ठीक है, अभी आपको बताया गया था कि ये ओम क्या है, हिंदी के 3 की तरह है, तो ये क्या है, प्लुत स्वर है, ठीक है। चलिए देखिए, दूसरा प्रकार है हमारा उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर भी हमारे वर्ण जो है 2 भागों में बांटे गए हैं, स्वर वर्णों को 2 भागों में बांटा गया। पहला क्या है, अनुनासिक स्वर, और दूसरा निरानुनासिक या अननुनासिक। अननुनासिक स्वर, निरानुनासिक या अननुनासिक स्वर। तो देखो, अनुनासिक नाम से पता है, अनुनासिक देखिए, जब किसी स्वर का उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख एवं नाक दोनों से बाहर निकलती है, उसे क्या कहते हैं, अनुनासिक स्वर कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु मुख और नाक दोनों से बाहर आती है वो क्या कहलाती है, वो अनुनासिक वर्ण कहलाता है, अनुनासिक स्वर कहलाता है, ठीक है। इसको अनुनासिक रूप देने के लिए उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, चंद्र बिंदु लगा देते हैं, उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा देते हैं, जैसे आ, ई, ठीक है, यहां भी लगेगा, इस पर अंक बिंदी लगेगा, चंद्र बिंदी नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि वर्तनी का नियम है जिस पर शिरोरेखा होती है उस पर कभी भी चंद्र बिंदी
नहीं लगती है, अतः यहाँ पे क्या लगेगा, अंक बिंदी लगेगा। ऊ, ओम, ठीक है, या री है, यहाँ भी लग जाएगा, यहाँ भी लगेगा, यहाँ अंक बिंदी लगेगी, यहाँ अंक बिंदी और अंक बिंदी। तो ये कौन सा स्वर हो गया, अनुनासिक। दूसरा आया क्या, निरनुनासिक। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु केवल मुख से बाहर निकलती है, नाक से नहीं, केवल मुख से, वो क्या है, वो क्या है, अनुनासिक। और जहां मुख और नाक दोनों से आती है वो क्या है, अनुनासिक। बस इतनी सी बात आपको याद रखना है, बाकी कोई गाथा याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना याद रखना है कि जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु मुख और नाक दोनों से बाहर आती है वो क्या है, अनुनासिक है। जहां केवल मुख से बाहर आती है वो क्या है, निरानुनासिक है। याद हो जाएगा। पहचानेंगे कैसे, इसके ऊपर क्या लगा होता है, चंद्र बिंदु लगा होता है। इसके ऊपर क्या लगा होता है, चंद्र बिंदु लगा होता है, और इसके ऊपर कोई बिंदु नहीं लगी होती। अपने मूल रूप में लिखे समस्त स्वर क्या कहलाते हैं, निरानुनासिक स्वर कहलाते हैं। अपने मूल रूप में लिखे समस्त स्वर क्या कहलाते हैं, निरानुनासिक स्वर कहलाते हैं। हाँ, एक चीज ये यहाँ पे एक्स्ट्रा बताया गया है कि अगर ये बिंदी है तो ये क्या है, अनुनासिक है। इस बिंदी को क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। ये कौन है, अनुनासिक, अनुनासिक, और ये क्या है, अनुस्वार। इस बिंदु को क्या कहते हैं, अनुस्वार। इसका उच्चारण मुंह और नाक दोनों से होता है, इसका उच्चारण केवल नाक से। और ये क्या है, ये क्या है, अरे जिस पर बिंदी नहीं है वो क्या है, निरानुनासिक है। जिस पर बिंदी नहीं है वो क्या है, निरानुनासिक। इसका उच्चारण किससे होता है, केवल मुख से। इसका मुख और नाक दोनों से, इसका केवल नाक से। अब ये बिंदु क्या होती है, याद रखो, ये हरस होती है। यानी कि जब हम छंद पढ़ेंगे इस पर हम लघु की मात्रा लगाते हैं। क्या लगाते हैं, लघु लगाते हैं, एक मात्रा लगाते हैं। और इस पर क्या लगाते हैं, गुरु लगाते हैं, इस पर दो मात्रा लगाते हैं। ये तद्भव होती है, ये तद्भव शब्द होती है। और ये क्या होता है, ये तत्सम होती है। ठीक है, अगर अनुस्वार लगा है तो वर्ण क्या होता है, शब्द क्या होता है, तत्सम होता है। और अनुनासिक लगा है तो शब्द क्या होता है, तद्भव होता है। ये इसका भी आपको जानते रहना है। बाकी ये सब जहाँ तद्भव तत्सम पढ़ाएंगे वहां पे इसकी चर्चा की जाएगी। चलिए अगले पर चलते हैं, अगले भेद पर। तो देखिए इसको फिर से एक बार समझ लीजिए। सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा मात्रा काल के आधार पर 3 वर्ण, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पुल्लिंग स्वर। एक मात्रिक ह्रस्व स्वर, द्विमात्रिक दीर्घ स्वर और त्रिमात्रिक पुल्लिंग स्वर। ठीक है, जहां सबसे कम समय लगा ह्रस्व, उसका दुगुना समय लगा दीर्घ, और उसका 3 गुना समय लगा वो क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, अब दूसरा पढ़े उच्चारण के आधार पर। 3 भेद, 2 भेद हुए, अनुनासिक और निरानुनासिक। जहां पे उच्चारण करते समय श्वास वायु मुंह और नाक दोनों से बाहर आए वो क्या है, अनुनासिक। जहां केवल मुख से बाहर आए वो क्या है, निरानुनासिक। आइए हम लोग अब तीसरे रूप पर चलते हैं। तीसरा क्या है, जीवा के उत्थापित भाग के आधार पर। जीवा के उत्थापित भाग के आधार पर, तो इसके आधार पर भी वर्णों को 3 भागों में बांट दिया गया, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। देखिए जिन वर्णों के उच्चारण में, पहले अग्रस्वर देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण करते समय जीभ का क्या हो, आगे का भाग ऊपर उठता है वो क्या कहलाता है, अग्रस्वर। इसमें 4 वर्ण आए, ई और ए आए। कितने वर्ण आए, 4 वर्ण। दूसरा आया मध्य स्वर, इसको हम केंद्रीय स्वर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, केंद्रीय स्वर। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि केंद्रीय स्वर कौन सा है, तो क्या बताओगे, यही मध्य स्वर, छोटा आ। छोटा आ एक वर्ण है और इसी को हम केंद्रीय स्वर कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय जीभ का मध्य भाग ऊपर उठता है वो क्या है, केंद्रीय स्वर कहलाता है, मध्य स्वर कहलाता है। इसमें कौन आता है, केवल एक वर्ण है, छोटा। इसके अंतर्गत केवल एक वर्ण आएगा, छोटा। तीसरा आया क्या, पश्च स्वर। उच्चारण करने पर जीभ का पीछे का भाग ऊपर उठता है, यह क्या कहलाया, पश्च स्वर कहलाया। अब जो बचा है सब पश्च हैं, बड़ा आ, उ, ओ, औ। अर्थात कितने वर्ण हो गए, 3 2 5 वर्ण। ये हमारे क्या हो गए, पश्च स्वर हो गए। लेकिन याद कैसे करेंगे, आइए इसको देखते हैं। याद कैसे करेंगे, देखिए तो अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो जीभ हमारे पास है, हम लोग इसको बोल के चेक कर सकते हैं। आप लोग भी
जहां भी बैठे हैं एक बार बोल लीजिएगा, आपको स्वतः समझ में आ जाएगा कि हमारा अग्र स्वर क्या है, मध्य स्वर क्या है और पश्च स्वर क्या है। देखिए जब हम कहेंगे जब क्या कहेंगे ई, क्या बोलेंगे ई, तो देखिए हमारी जीभ क्या है, आगे की तरफ बढ़ रही है। ई ए, तो हमारी जीभ जो खाली स्थान है इसके बीच में आ जा रही है। जब आगे बढ़ रही है तो क्या है, अग्र स्वर। तो ये 4 स्वर हमारे क्या हो गए, अग्र स्वर हो गए। ई ए क्या है, अग्र स्वर है। छोटा आ क्या है, मध्य स्वर है। अब जितना बचा सब क्या है, पश्च है। इसको याद करने की जरूरत है, नहीं जरूरत है। इसको याद करने की जरूरत नहीं है। बस आपको इतना याद रखना है कि आ ई क्या है, अग्र स्वर है। छोटा आ क्या है, ई ए क्या है, अग्र स्वर है। छोटा आ क्या है, मध्य स्वर है। जितना कुछ बचा सब क्या है, पश्च स्वर है। उसको हमें देखने की कोई जरूरत नहीं है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। याद हो जाएगा। आप बोलोगे, अब ये नहीं है कि बहुत बड़ी जीभ निकल आएगी काली माई तरह, बस आप फील करना, जहां भी हैं आप लोग बोल के चेक करो। ई देखो जीभ आगे आ रही है। ए जब जीभ आगे आ रही तो क्या है, अग्र स्वर है। छोटा आ क्या है, मध्य स्वर है। जो बचा सब क्या है, पश्च स्वर है। क्या क्या बचा है भैया, बड़ा आ, उ और ओ, इतने क्या हैं, पश्च स्वर है। याद हो गया। चलिए अब हम लोग चौथे भाग पर चलते हैं। चौथा भाग कौन सा है, चौथा भाग है ओष्ठों की गोलाई के आधार पर। तो ओष्ठों की गोलाई के आधार पर भी वर्णों को 2 भागों में बांटा गया। पहला वृत्तमुखी और दूसरा आवृत्तमुखी। वृत्तमुखी मतलब जहां होष्ठों के आकार क्या हो, गोल हो जाएं। जिसका उच्चारण करते समय होष्ठों के आकार क्या हो जाएं, गोल हो जाएं, वो क्या है, वृत्तमुखी है। वृत्त माने ही होता है क्या, गोला। जहां पे होठ क्या हो जाएं, गोल हो जाएं, वो क्या है, वृत्तमुखी है। और जहां पे गोल ना होकर फैल जाए वो क्या है, आवृत्तमुखी है। इसको भी याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप स्वतः पढ़ लीजिए। आ नहीं हुआ, ई नहीं हुआ, लेकिन आपने कहा उ, तो उ कहते ही क्या हुआ, गोल हो गया। उ कहते ही गोल हो गया, तो उ क्या है हमारा, वृत्तमुखी। फिर आपने पढ़ा री नहीं हुआ, ए नहीं हुआ, लेकिन फिर आपने कहा ओ हो गया, औ हो गया। तो उ ओ क्या है, ये 4 वर्ण, ये 4 वर्ण हमारे क्या हैं, वृत्तमुखी हैं। अब जितना कुछ बचा सब क्या हैं, आवृत्तमुखी हैं। उम्मीद है कि इसे भी याद करने की जरूरत नहीं है, आपके समझ में आ गया होगा। क्या याद किए, जिसका उच्चारण करते समय वृत्त माने गोला। आप लोग गणित में पढ़ते हैं, ये क्या है, वृत्त है, बीच में क्या रहता है, केंद्र। यहाँ से क्या मिलती है, त्रिज्या। पूरा मिला देते हो तो क्या हो जाता है, व्यास बन जाता है। सबको पता है ना, इधर परिधि होती है, ठीक है, बगल से जाता है तो जी होती है। वृत्त है, जहां होठ क्या बन जाए, वृत्त बन जाए, वो क्या है, वृत्तमुखी। और जहां वृत्त ना बने वो क्या है, आवृत्तमुखी। याद रहेगा। चलो फिर से देखो, तो कौन कौन वर्ण है, उ ओ। देखो उ क्या है, गोला बन रहा है ना, तो गोला बन रहा है तो क्या है, ये वृत्तमुखी है। अब जब गोला नहीं बनेगा तो क्या है, आवृत्तमुखी है। क्लियर हुआ। चलिए अगले भाग पर चलते हैं। अगला कौन सा है, अंतिम है, वो कौन सा है, मुखाकृत के आधार पर। अगला है मुखाकृत के आधार पर। तो मुखाकृत, मुख की आकृति, इस आधार पर भी वर्ण को कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया। पहला कौन है, समृद्ध स्वर, सॉरी, दूसरा है विपरीत स्वर, तीसरा है अर्ध समृद्ध, और फिर क्या है, अर्ध विपरीत और विपरीत, अर्ध विपरीत, अर्ध समृद्ध और अर्ध विपरीत। देखो पहला आया समृद्ध स्वर, ठीक है। समृद्ध माने होता है मुख का सबसे कम खुलना। बस इतनी सी परिभाषा याद करो कि जिन वर्णों के उच्चारण करते समय मुख का क्या है, मुख सबसे कम खुलता है, वो कौन है, समृद्ध स्वर है। क्या आया इसमें, ई और उ। कितने वर्ण हैं, 4 वर्ण। ई और उ, ये 4 वर्ण हमारे क्या हैं, समृद्ध। इसको बोलते समय ऐसे धीरे बोल लेते, ई उ, हमारा मुख खोलने की जरूरत नहीं है। फिर आया कौन, विकृत नहीं है, विपरीत है भैया, विपरीत है, विकृत लिख रहा है, विपरीत स्वर। देखिए उच्चारण करते समय मुख का सबसे अधिक खुलना। इसमें केवल एक वर्ण आएगा, कौन, बड़ा आ। एक वर्ण है कौन, बड़ा आ, ये कौन है, विपरीत है। तीसरी परिभाषा कौन है, अर्ध समृद्ध। तो समृद्ध में क्या था, सबसे कम खुला, तो इससे कम तो खुल नहीं सकता। अब क्या खुलेगा, इससे
ज्यादा खुलेगा, इससे ज्यादा खुलेगा। तो ये क्या हुआ, विपरीत में अर्ध समृद्ध में क्या आया, उच्चारण करते हुए मुंह का सब इससे समृद्ध से थोड़ा सा अधिक खुलना। उच्चारण करते समय मुख का समृद्ध से थोड़ा सा अधिक खुलना। कौन सा वर्ड आएगा, ए और ओ, दो वर्ड हैं, ए और ओ, ये दो वर्ड हमारे क्या हैं, अर्ध समृद्ध हैं। फिर आया अर्ध विपरीत। विपरीत में क्या है, मुख सबसे अधिक खुलता है, ध्यान दीजिए, मुख सबसे अधिक खुलता है, तो अर्ध विपरीत में क्या होगा, उससे कम खुलेगा, उससे कम खुलेगा। तो विपरीत स्वर का से थोड़ा सा कम खुले तो क्या है, अर्ध विपरीत है। तो उच्चारण करते समय मुख का विपरीत से थोड़ा सा कम खुलना क्या है, अर्ध विपरीत है। कौन सा वर्ड आया, छोटा आया, अ आया और अ आया, ये तीन वर्ड हैं, ये कौन है, अर्ध विपरीत हैं। देखिए, लेकिन इसको याद कैसे करें, एग्जाम में भूल जाता है, तो आइए हम आपको याद कराते हैं, ठीक है। देखिए, ये सब आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप जो बता रहे हैं उसको सुनिए। आप इसके परिभाषा शायद आपको याद हो गई होगी, समृद्ध माने सबसे कम खुलना और विपरीत माने सबसे ज्यादा। बस इतनी बात याद करो कि यहाँ पर सबसे कम खुलता है और यहाँ पे सबसे ज्यादा, ठीक है। तो अब कैसे याद करेंगे, सुनिए। कोई माँ है, अगर अपने बच्चे को दवा उसको पिलाना है तो क्या कहती है, बेटा आ करो, कभी ऊ ओ औ नहीं कराती, क्या कराती है, बेटा आ करो, क्योंकि आ सबसे ज्यादा मुंह खुल रहा है ना। कब खुल रहा है सबसे ज्यादा मुंह, आ, बड़ा आ पे। तो अगर सबसे ज्यादा मुंह खुला तो कौन है, विपरीत है, सबसे ज्यादा मुंह खुला तो क्या है, विपरीत है। कैसे याद करोगे, बेटा आ करो, अगर सबसे ज्यादा मुंह खुला तो कौन है, विपरीत है। याद हो गया, बेटा आ करो, तो आ क्या है, विपरीत है। अब विपरीत से कम खुलेगा तो कौन होगा, अर्ध विपरीत। विपरीत से कम खुलेगा तो कौन आएगा, अर्ध विपरीत। तो पहले नंबर पे आपने इसको याद कर लिया कि सबसे ज्यादा मुंह कहाँ खुला, विपरीत है खुला, उससे कम खुलेगा तो कौन होगा, अर्ध विपरीत। तो सेकंड नंबर पे कौन आएगा, अर्ध विपरीत। अब आ का छोटा भाई कौन है, छोटा आ है। इसके अलावा जब बोलते हो ऐ और औ, तो आपको मुंह बिना खोले नहीं बोल सकते हो। देखो ऐ औ, मुंह खोल रहे हो ना, और जब मुंह खोल रहे हो तो कौन सा वर्ड है ये, मुंह खोल रहे हो तो क्या है ये, अर्ध विपरीत है। क्या है, अर्ध विपरीत है। सबसे ज्यादा कब खोले, आ, उसके बाद कब खोले, ऐ और औ पे, तो ये क्या है, अर्ध विपरीत। अब इससे कम खुलेगा तो किस पे आएगा, अर्ध समृद्ध। तो तीसरे नंबर पर किसको याद करोगे, अर्ध समृद्ध। किसका छोटा भाई, आ का तो छोटा भाई है नहीं, ए का छोटा भाई कौन है, ए का ए है, और इसका कौन है, ओ। तो ये दो वर्ड क्या हो गए, अर्ध समृद्ध हो गए। अब बचा कौन, ई और उ। इसको चौथे नंबर पर याद रखो कि ई और उ, ई और उ, ये क्या है, समृद्ध स्वर हो गए। याद करने की जरूरत क्या हो गई, समाप्त हो गई। आप फिर से सुनो, किसी भी बच्चे को अगर माँ को दवा खिलानी है तो क्या कहती, बेटा आ करो, तो आ सबसे बड़ा मुंह खुल गया, तो क्या हो गया, वो विपरीत हो गया। उससे कम खुला तो क्या हुआ, अर्ध विपरीत। इससे छोटा कौन है, बड़ा आ का छोटा भाई, छोटा ऐ और औ, क्या हुआ, अर्ध विपरीत हो गया। अब उससे कम कब खुलेगा, अर्ध समृद्ध पे, तो ऐ का छोटा भाई कौन है, ए, और औ का क्या है, ओ, ये क्या हुआ, अर्ध समृद्ध। अब जो बचा है वो कौन है, समृद्ध। कौन है, ई और उ, खत्म। याद हो गया, इतना क्या है, चारों भेद हो गए, जो कि किसके आधार पर थे, मुखाकृत के आधार पर। उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। तो आइए, हमारा स्वर इसी के साथ क्या हुआ, समाप्त हुआ। एक बार हम लोग फिर से इसका 2 मिनट के अंदर रिवीजन करते हैं और फिर हम व्यंजन पर चलते हैं। देखिए, तो आइए वापस चलते हैं, ठीक है। सबसे पहली स्लाइड पे जहां पे आपसे चर्चा हुई थी कि ये स्वर वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए, इसी को एक बार 2 मिनट में सुन लेते हैं और ये टॉपिक आपका समाप्त हो गया है। देखिए, स्वर ध्वनियों का वर्गीकरण आपको बताया गया कि स्वर ध्वनियों को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया। सबसे पहले मात्रा काल के आधार पर, दूसरा उच्चारण के आधार पर, तीसरा जिह्वा के उत्तपित भाग के आधार पर, चौथा ओष्ठों की
गोलाई और पांचवा मुखाकृत के। मात्रा माने क्या हुआ? समय। मात्रा माने समय। जिन वर्णों के उच्चारण में जितना समय लगा वो इसकी क्या कहलाई? मात्रा। इसके आधार पर कितने भेद हुए? 3 भेद हो गए। पहला कौन आया? हरस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा लुप्त। हरस्व माने एक मात्रिक, छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ, री। हरस्व बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ क्या है? दीर्घ। और ओम क्या है? लुप्त स्वर है, त्रिमात्रिक। फिर पढ़े हम लोग क्या? उच्चारण के आधार पर कितने भेद हुए? 2 भेद हुए, अनुनासिक और निरानुनासिक। अनुनासिक मतलब जिसका उच्चारण मुख और नाक दोनों से होता है वो क्या है? अनुनासिक है। और जिसका केवल मुख से होता है वो क्या है? अनुनासिक या निरानुनासिक। कैसे पहचानेंगे? अगर चंद्र बिंदी लग गई तो क्या है? अनुनासिक है, और नहीं लगी तो क्या है? अनुनासिक है। याद रहेगा? चलो, तीसरा आया जीवा के उत्तपित भाग के आधार पर 3 भाग बटे। पहला क्या आया? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। हमने कहा था जीभ आगे बढ़े, ई ए। देखो आपकी जीभ आगे आई, क्या है? अग्र स्वर। छोटा आ क्या है? मध्य स्वर। जो बचा सब क्या है? पश्च स्वर। याद हो गया? फिर चौथा आया ओष्ठों की गोलाई के आधार पर 2 भेद आए, वृत्तमुखी और आवृत्तमुखी। जिनके उच्चारण करते समय ओठ क्या हो गए? गोल हो गए, वो क्या थे? वृत्तमुखी। उ औ 4 वर्ण क्या हैं? वृत्तमुखी। बाकी सब क्या हैं? आवृत्तमुखी। क्लियर? अंतिम में आए क्या? मुखाकृत के आधार पर इसके भी 4 भेद हुए, समृद्ध स्वर, विपरीत स्वर, अर्ध समृद्ध और अर्ध विपरीत। तो हमने बताया कि मुख सबसे ज्यादा कहाँ खुलेगा? विपरीत पे। बेटा आ करो, आ क्या है? विपरीत है। उसका छोटा भाई अर्ध विपरीत, छोटा आ, ए और ओ, अर्ध विपरीत। उससे कम कब खुला? अर्ध समृद्ध पर, ए और ओ पर। अब जो बचा है सब क्या है? समृद्ध है, ई और उ। इतना भेद हम लोग यहाँ पे क्या किए? पढ़ लिए। और इसी साथ हमारी स्वर का टॉपिक क्या हुआ? कंप्लीट हो गया। अब हम लोग शुरू करेंगे व्यंजन। धन्यवाद।